Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer and today we will discuss about antepartum hemorrhage that is placenta previa को हम डिस्कस करेंगे। एंटीपार्टम हेमरेज को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। नोट्स आपका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप नोट्स बना सकते हैं कंटिन्यू लेक्चर के साथ साथ। साथ ही अगर आप चाहते हैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लो, ये नर्सिंग ऑफिसर के नाम से आईडी आपको मिल जाएगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से भी आप सीधे जाके फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, मैं कुछ कुछ नोट्स क्लिक करके यहाँ पे डालती हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सो वो नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे ईजिली, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। And yeah, thank you for subscribing my channel. We have completed about 4200 subscribers. Thank you so much इतना करने के लिए। एंड चलो आगे स्टार्ट करते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। इसके साथ ही आप मुझे लेक्चर्स के लिए कौन सा लेक्चर चाहिए आप मुझे बताओ, कौन सा सब्जेक्ट का लेक्चर आप चाहते हो। लाइक अगर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, किसी भी ईयर का लेक्चर सब्जेक्ट आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। आई विल मेक दैट वीडियो ऑन द टॉपिक्स। सो स्टार्ट करते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। सो एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है कि जब ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जेनिटल ट्रैक्ट से आफ्टर द 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी। ठीक है, आफ्टर 28 वीक, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है बट बेबी डिलीवर होने से पहले तो ये एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर आता है। और अबॉर्शन किसके अंदर आता है ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपने अबॉर्शन का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन में दे दूँगी अगर मुझसे हो पाए तो, नहीं तो आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। तो अबॉर्शन कितने वीक तक माना जाता है ये आपको मुझे बताना है। और हरियाणा गवर्नमेंट ने अबॉर्शन को कितने वीक के लिए जो है कि दे रखा है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मतलब अभी रिसेंटली क्या हुआ था। ओके, सो अभी देखिए एंटीपार्टम हेमरेज होता क्या है और इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। सो एंटीपार्टम हेमरेज के कॉजेज़ काफ़ी सारे हो सकते हैं। फर्स्ट तो प्लेसेंटल ब्लीडिंग हो सकती है जो कि 70% केसेस में देखने को मिलती है, जिसमें एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया, एक होता है प्लेसेंटा अब्रप्शो। नेक्स्ट कुछ अनएक्सप्लेन रीजंस हो सकते हैं जैसे कि इंटर इनडिटरमाइन, ठीक है, कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जो कि मतलब अचानक से हो गए, दैट इज इडियोपैथिकल जिसको हम बोलते हैं, दैट आर दिस। एंड नेक्स्ट एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेस भी हो सकते हैं, मतलब प्लेसेंटा के अलावा भी और कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से प्लेसेंटा जो है कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्लीडिंग हुई है। जैसे अगर सर्विक्स में कोई पॉलिप है या फिर कार्सिनोमा सर्विक्स है या फिर वेरिकोज वेन्स है या फिर लोकल ट्रॉमा कोई इंजरी हो गई है तो उसकी वजह से भी एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है। बट एंटीपार्टम हेमरेज कब होता है? आफ्टर 28 वीक होता है। ये अबॉर्शन के अंदर नहीं आएगा, ये एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर आएगा अगर वो 28 वीक के बाद हुआ है। ठीक है, अबॉर्शन के अंदर जो आता है वो टाइम थोड़ा कम होता है, वो आपको टाइम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, चलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया की तरफ। सो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है कि प्रीविया का मतलब आपको समझ आ रहा होगा, प्रीविया मतलब आगे, है ना, फ्रंट। तो क्या होता है जब प्लेसेंटा जो इम्प्लांट हो जाता है पार्शियली या तो थोड़ा या तो कम्प्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आके इम्प्लांट हो जाए तो इसको हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। अब लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या होता है? दिस इज सर्विक्स, यूट्रस, इसके अंदर फीटस है, तो ये वाला जो पार्ट है ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है और ये वाला अपर यूट्राइन सेगमेंट होता है। नॉर्मली क्या होता है, ये कोड होती है और प्लेसेंटा यहाँ पर डेसिडुआ से एडहेरेंट होता है ऊपर की साइड, ठीक है, इधर कहीं पे भी ऊपर की साइड होता है। बट एबनॉर्मल कब हो जाएगा ये प्लेसेंटा प्रीविया के केस में? कब आएगा? जब जो प्लेसेंटा है, जब प्लेसेंटा नीचे की साइड में एडहेरेंट हो जाए और फीटस हमारा इधर ऊपर आ जाए और प्लेसेंटा नीचे आ जाए। सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, फीटस की डेथ भी हो सकती है और बहुत सारे रीजंस है इसके लिए। सिजेरियन करना पड़ता है मोस्टली केसेस में, तो बहुत सारे रीजंस है इसके। अब हम रीजंस को पढ़ेंगे। इसके कॉज में एक है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, ठीक है। ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी का मतलब है, जैसे ड्रॉपिंग से आपको क्या समझ आ रहा है? ड्रॉप करना कोई चीज़, राइट, कुछ चीज़ ड्रॉप हो गई है, तो दिस ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। अगर ये यहाँ पर यूट्रस है तो ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी ये बोलती है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है ना वो ड्रॉप डाउन हो जाता है और इम्प्लांट हो जाता है आके लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ये डेसिडुआ है ना, जो ऊपर का पार्ट है ये डेसिडुआ, ये जो है कि इसका जो रिएक्शन है वो सही नहीं होता, ठीक है, अपर यूट्राइन सेगमेंट में। एक ये रीज़न हो सकता है। एक रीज़न ये हो सकता है कि फेलियर ऑफ जोना पेलिसुडा टू डिसअपियर, ठीक है,
इट कैन बी अ हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी, एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हुआ हो सकता है। तो जो ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी है वो ये बोलती है कि जो स्पर्म और ओवम है फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ इम्प्लांट नहीं हुए, इधर इम्प्लांट नहीं होने की बजाय वो क्या हुआ कि नीचे के सेक्शन में आकर के इम्प्लांट हो गया और इधर ही ग्रो करने लग गया। तो फीटस इधर प्लेसेंटा ग्रो कर रहा है और इधर ही फीटस ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो एक ये रीज़न हो सकता है। एक रीज़न हो सकता है कि डिफेक्टिव डेसिडुआ। अब डिफेक्टिव डेसिडुआ का क्या मतलब है कि जो डेसिडुआ है, ओके, जो डेसिडुआ है, ब्लैंक पेज नहीं छोड़ा मैंने, ओके, जो डेसिडुआ है वो क्या है कि डिफेक्टिव है, मतलब उसका सही से वर्क नहीं हो पा रहा है, वो कंपैटिबल नहीं है कि वो एक फीटस को और एक जो होता है कि प्लेसेंटा को सही जगह पे सप्लाई दे पाए, न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर पाए या फिर कुछ भी उसको कर पाए। ठीक है, तो जो डेसिडुआ है वो इस एबल नहीं है, डेसिडुआ नरिश्ड नहीं है अच्छे तरीके से, वो नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है दूसरों को। तो एक ये रीज़न हो सकता है। अब डेसिडुआ क्या होता है, जो यूट्रस का होता है ना इनर पार्ट, उसको ही हम डेसिडुआ बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी उसको डेसिडुआ बोला जाता है। तो अगर वो डिफेक्टिव है तो क्या होगा कि वो नरिशमेंट नहीं देगा, जो प्लेसेंटा है उसको नरिशमेंट नहीं देगा, और नरिशमेंट नहीं देने की वजह से क्या होगा कि जो प्लेसेंटा है वो सही से नरिश नहीं हो पाएगा और हो सकता है वो नीचे की तरफ स्प्रेड हो जाए। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो कोरियोनिक विलाई है वो बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में अपने आप को स्प्रेड कर रहे हैं नरिशमेंट पाने के लिए। कोरियोनिक विलाई है ये इधर इधर स्प्रेड कर रहे हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, कोई चीज़ लटक गई, राइट, तो जब ये नीचे की तरफ आ जाएगी तो ये प्लेसेंटा प्रीविया में आ जाएगी, तो ये प्लेसेंटा प्रीविया होता है। तो डिफेक्टिव डेसिडुआ हो सकता है। ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी मैंने बता दिया। नेक्स्ट, बिग सरफेस एरिया ऑफ द प्लेसेंटा। सो जो ट्विंस होते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो वो बहुत ज़्यादा स्पेस को एडहेरेंट कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा उन्हें चाहिए, तो वो जब ग्रो करते हैं तो उस केस में क्या हो सकता है कि वो नीचे की तरफ प्लेसेंटा आकर के एडहेरेंट हो सकता है। तो बिग सरफेस एरिया होता है प्लेसेंटा का, तो उस वजह से भी वो नीचे की तरफ आकर के लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आकर के सेटल हो जाता है। तो ये हो गए कॉजेस। सो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। क्या हाई रिस्क फैक्टर होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के, इसके अंदर आता है मल्टीपैरिटी। मल्टीपैरिटी में जो भी बताया वही मल्टीपैरिटी कि जो प्लेसेंटा है उसका एरिया क्या होगा, बड़ा होगा, बिग सरफेस एरिया होगा। अगर एज ज़्यादा होगी, लाइक 35 ईयर से ज़्यादा एज है, तो भी हो सकता है। उस टाइम पे क्या होता है, जो यूट्राइन मसल्स होती हैं वो इतना सही से वर्क नहीं करती हैं, तो मसल की कहीं ना कहीं वीकनेस हो जाती है, तो उस वजह से भी जो प्लेसेंटा है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आके सेटल डाउन हो सकता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन और एनी अदर स्कार इन द यूट्रस, लाइक मायोमेक्टमी या फिर हिस्टेक्टमी अगर हुई है तो उस केसेस में हिस्टेक्टोमी, ओके, नॉट हिस्टेक्टमी, इट्स हिस्टेक्टोमी अगर हुई है, मीन्स ओपनिंग हुई है यूट्रस की, ओपनिंग थ्रू एब्डोमिनल एरिया, तो उसको हम हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज प्लेसेंटल साइज। अगर प्लेसेंटा का साइज ऐसा है या फिर कोई एबनॉर्मलिटी है प्लेसेंटा के लैब लोब्स जो होते हैं उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है, तो भी क्या होता है कि प्लेसेंटा नीचे की तरफ आकर के सेटल डाउन हो सकता है। ठीक है, अगर उसकी जो मेम्ब्रेन्स है वो उसको खींच, मतलब ऊपर की तरफ अटैच्ड है और प्लेसेंटा पूरा नीचे की तरफ आकर के अटैच हो सकता है। नेक्स्ट, स्मोकिंग। सो स्मोकिंग जब की वजह से क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है ना, हाइपरट्रॉफी होनी स्टार्ट हो जाती है प्लेसेंटा में। हाइपरट्रॉफी होती है क्यों, क्योंकि जब स्मोक करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाता है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से हाइपोक्सीमिया होता है। सो जब कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाता है तो वो क्या कॉज करता है, हाइपोक्सीमिया कॉज करता है, और हाइपोक्सीमिया से कोप करने के लिए बॉडी क्या करती है, प्लेसेंटा हाइपरट्रॉफी करने लग जाती है कि ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी है फीटस को। तो जब वो हाइपरट्रॉफी करती है तो उस वजह से भी क्या हो सकता है कि वो नीचे की तरफ आके सेटल डाउन हो सकती है। मतलब ये रिस्क फैक्टर है उसके, कि ये करने से ऐसा रिस्क ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, प्रायर अगर क्यूरेटिव प्रोसेस हुआ है किसी का तो उस केसेस में भी ये हो सकता है। नेक्स्ट, इसके टाइप्स क्या है। सो टाइप्स में फर्स्ट आता है टाइप 1, दैट इज़ लो लाइंग प्लेसेंटा। सो टाइप 1 में क्या होता है, जो मेजर पार्ट होता है प्लेसेंटा की का वो अटैच्ड होता है ऊपर अपर पार्ट ऑफ द सेगमेंट से। ठीक है, जो मेजर पार्ट होता है वो अपर यूट्राइन सेगमेंट में ही अटैच होता है। जो थोड़ा बहुत पार्ट होता है वो थोड़ा नीचे की तरफ जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होता है वो थोड़ा बहुत पार्ट होता है। लाइक अगर ऐसे हम बनाएंगे
तो सारा पार्ट इधर अपर यूट्राइन सेगमेंट में, ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, ये अपर यूट्राइन सेगमेंट। सो मोस्टली पार्ट अपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है, बट कुछ पार्ट लोअर यूट्राइन सेगमेंट में भी होता है। ये कोड यहाँ पे फीटस, ठीक है। सो ये होता है टाइप 1। नेक्स्ट है टाइप 2। सो टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो मार्जिन तक पहुंच गया है इंटरनल ओस के, लेकिन इसने उसको पूरा कवर नहीं किया है। लाइक अगर ये सर्विक्स है और यहाँ पर ये है यूट्रस, तो जो प्लेसेंटा है वो नीचे मार्जिन तक तो पहुंच गया है, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया, सेंटर तक पहुंच गया, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा अपर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच्ड है, बट इसने इसको कवर नहीं किया है ना, कवर नहीं किया है। तो ये किसके अंदर आएगा, टाइप 2 के अंदर आएगा। तो ये हो गया सेकेंड टाइप। नेक्स्ट है टाइप 3। सो टाइप 3 के अंदर होता है कि टाइप 3 के अंदर होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो इनकम्प्लीट या फिर पार्शियली क्या करे, मार्जिन को पार्शियली क्या करता है कि इंटरनल ओस को कवर कर लेता है, ठीक है। लेकिन जब सर्विक्स डायलेट होता है तो उसको कवर नहीं करता है, ठीक है। जब सर्विक्स की ओपनिंग होगी, डायलेशन होगी उसकी, तो वो यहाँ से इधर की तरफ, ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, लेकिन वो अगर जब तक सर्विक्स क्लोज है तब तक ऐसा लगेगा कि यहाँ पर इसने इसको पार्शियली या फिर कम्प्लीटली क्या है, कवर कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक, ओके, इस तरीके से ये क्या करता है, कवर कर लेता है। नेक्स्ट है टाइप 4। सो टाइप 4 क्या होता है, सेंट्रल और टोटल, मतलब कि जो प्लेसेंटा है वो कम्प्लीटली कवर कर चुका है सर्विक्स को, और डायलेट होने के बाद भी वो वहाँ से हटता नहीं है, जब बल्कि क्या करता है कि पूरा कवर इसने कर लिया है और पूरा ही कवर करके ये इसको रहता है। इस तरीके से जो प्लेसेंटा होता है ऐसे इसको कवर कर चुका है। यहाँ पे फीटस है। सो ये होता है कम्प्लीटली, कि कम्प्लीटली प्लेसेंटा को जो है कि प्लेसेंटा ने क्या किया है, इंटरनल ओस को कवर कर लिया है। तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं है कि पीवी की जा सकती है। सो पीवी नहीं की जाती है जब प्लेसेंटा प्रीविया का केस आता है, तो पीवी नहीं की जाती, क्योंकि ये रप्चर कर सकता है प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन्स को, और जिसकी वजह से अगर प्लेसेंटा ने एक बार अपने आप को हटाना शुरू कर दिया डेसिडुआ से, तो क्या होगा, वो सेपरेट होना शुरू कर देगा, और सेपरेट होगा तो क्या होगा, साइनस ओपन हो जाएंगे। जब साइनस ओपन हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब ब्लीडिंग होगी तो क्या हो सकता है, पीपीएच में जा सकती है लेडी, लेकिन उसके पहले क्या हो सकता है, फीटस की डेथ भी हो सकती है। सो ये सारे रीजंस हैं प्लेसेंटा प्रीविया में सिजेरियन क्यों करना पड़ता है, पीवी बहुत नहीं की जाती है इसमें। सो दीज आर दी डायग्राम ऑफ द टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 1 में आप देख सकते हो क्या है कि थोड़ा सा अपर यूट्राइन सेगमेंट से अटैच्ड है, लेकिन इसने लोअर यूट्राइन सेगमेंट को भी कवर कर रखा है, पर पूरा नहीं करा। सेकेंड में भी है, इसने हाफ कवर कर लिया है, थर्ड में भी कवर कर लिया है, लेकिन डायलेशन जब होगी, सर्विक्स जब ओपन होगा, तो उस टाइम पे यहाँ से हट जाएगा और सर्विक्स दिखाई, मतलब स्पेस दिखाई देगा। बट जो टाइप 4 है वो कम्प्लीटली होता है, इसमें चाहे सर्विक्स की डायलेशन हो तभी भी ये यहाँ से नहीं हट सकता, क्योंकि कम्प्लीटली इसने इसको कवर कर लिया है, राइट। तो ये थे टाइप्स ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सो इसका मेनली सिम्टम एक ही है जो देखने को मिलता है, वो है कि सडन ब्लीडिंग हो सकती है और रिकरेंट पेन हो सकता है, पेनलेस ऑनसेट ब्लीडिंग होती है, एंड सडन स्टार्ट हो जाता है जो ब्लीडिंग होना। नेक्स्ट है कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशंस कर सकते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में करेंगे तो क्या पता चलेगा, जो यूट्रस का साइज़ होगा, एक तो जो यूट्रस का साइज़ होगा वो नॉर्मल ही होगा, जैसे जेस्टेशन में होता है वैसा ही होगा, बट यूट्रस फील रिलैक्स्ड, सॉफ्ट, इलास्टिक, विदाउट एनी लोकलाइज्ड एरिया ऑफ टेंडरनेस, एंड परसिस्टेंस ऑफ माल प्रेजेंटेशन, ठीक है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में पता चलेगा कि अगर जैसे ब्रीच है या फिर ट्रांसवर्स है, ठीक है, तो ये केसेस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, एंड और ये मोस्टली अगर ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो इस केस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि माल प्रेजेंटेशन हो सकती है ट्विन प्रेगनेंसी के केस में। फिर जो है कि हेड इज़ फ्लोटिंग, हेड क्यों फ्लोट कर रहा है, क्योंकि हेड इसलिए फ्लोट कर रहा है क्योंकि अगर ये इस तरीके से है तो यहाँ पर तो प्लेसेंटा खुद ही अटैच्ड है ना, तो अगर प्लेसेंटा यहाँ पर अटैच्ड है तो बेबी का हेड कहाँ अटैच होगा, तो इसीलिए हेड को फ्लोट करना पड़ता है, क्योंकि उसको स्पेस नहीं है यहाँ पर अटैच होने के लिए। सो दिस इज़ द रीज़न ऑफ फ्लोटिंग ऑफ द हेड इन द यूट्रस इन द केस ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया। सॉरी। नेक्स्ट है फीटल हर्ट साउंड, देन एफएचएस जो होती है वो प्रेजेंट रहेगी ऑफकोर्स, अगर कब तक प्रेजेंट रहेगी, जब तक कि सेपरेशन नहीं हुआ है, मतलब ज़्यादा सेपरेशन अगर प्लेसेंटा का नहीं हुआ है उस केस तक जो है कि जो एफएचएस सुनाई देगी, जैसे मैंने पहले भी बताया था।
नेक्स्ट डायग्नोसिस में हम क्या करा सकते हैं, सो डायग्नोसिस के अंदर सोनोग्राफी कर सकते हैं। सो व्हाट इज सोनोग्राफी, मतलब कि जो अल्ट्रासाउंड होता है। देन ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड, देन ट्रांस पेरिनियल अल्ट्रासाउंड, डोपलर कलर डोपलर स्टडी कर सकते हैं, है ना, फ्लो स्टडी एंड 3D डोपलर स्टडी कर सकते हैं, पावर डोपलर। बट इसमें क्या नहीं करना है, पीवी नहीं करना है। पीवी क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो उंगलियां हैं वो अंदर तक जाएंगी थोड़ा, ठीक है। तो जब वो अंदर तक जाएंगी तो अगर यहाँ पर प्लेसेंटा है और हम यहाँ से पीवी करेंगे ना, तो इसको जो प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन्स होती है ना, हमारी उंगलियां क्या कर सकती हैं, उसको इंजरी पहुँचा सकती हैं। अब एक क्वेश्चन है कि जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तभी भी तो अंदर तक जाएगा, हाँ तभी भी अंदर तक जाएगा, बट जो प्रोब होता है वो इतना अंदर नहीं जाता है, राइट। इतना अंदर नहीं जाता है कि जिससे प्लेसेंटा में कुछ इंजरी हो, जिससे फीटस को कोई नुकसान हो। इसीलिए हम इस केस में ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी कर सकते हैं एंड ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी भी, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी भी कर सकते हैं, ठीक है, बट पीवी नहीं की जाती है। ओके, नेक्स्ट एमआरआई की जा सकती है एंड फॉर बेटर डायग्नोसिस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया एंड प्लेसेंटल प्रीविया एक्रेटा के लिए, तो डायग्नोसिस में हम एमआरआई भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी डायग्नोसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। सो कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से देख सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम देखेंगे तो लेडी को एपीएच हो सकता है, राइट। तो एपीएच हो सकता है, डिग्रीज उसकी वेरी कर सकती हैं, अगर ज़्यादा डिग्री का है तो शॉक भी हो सकता है। देन माल प्रेजेंटेशन हो सकती है, देन प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है। ओके, सो ये तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, राइट। नेक्स्ट अगर ड्यूरिंग लेबर की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लेबर। तो लेबर क्या होता है कि लेबर इज अ सीरीज ऑफ इवेंट, ओके, सीरीज ऑफ इवेंट इन विच अ वाइबल fetus expel out to the outer environment from vagina, ठीक है, with the placenta and with its membrane. So this is labor का definition. नेक्स्ट ड्यूरिंग लेबर क्या हो सकता है, ड्यूरिंग लेबर हो सकता है अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। एक तो जो मेम्ब्रेन्स है उसका रप्चर हो सकता है कि जल्दी हो जाए। नेक्स्ट कोड प्रोलैप्स हो सकता है, स्लो डायलेशन हो सकती है, डायलेटेशन जो होगी वो स्लो हो सकती है, और ऑपरेटिव इंटरफेरेंस का रिस्क बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऑफकोर्स, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया में मोस्टली सीजेरियन ही देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम वजाइनल डिलीवरी के थ्रू करना चाहें तो क्या होगा कि पहले प्लेसेंटा ही आ जाएगा, तो अगर पहले प्लेसेंटा सेपरेट हो गया तो वो सही नहीं होगा। पीपीएच हो सकता है लेडी को, देन रिटेन्ड प्लेसेंटा हो सकता है। नेक्स्ट अगर परप्यूरियम के टाइम के देखेंगे तो परप्यूरियम के टाइम पे क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ परप्यूरियम। सो परप्यूरियम क्या होता है कि ये वो 6 वीक तक का टाइम पीरियड होता है, मतलब जिसमें कि जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो भी जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो गो बैक होते हैं इनकी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में, जैसे वो प्रेगनेंसी से पहले थे उस स्टेज में जाते हैं। तो ये परप्यूरियम का पीरियड होता है। परप्यूरियम के पीरियड में उसको सब इनोव्यूलेशन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है और एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज कॉम्प्लिकेशन जो कि परप्यूरियम के टाइम पे हो सकता है। नेक्स्ट ये तो मटर्नल कॉम्प्लिकेशंस थे। अब फीटस को भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, राइट। तो फीटस को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो लो बर्थ वेट हो सकता है, देन एस्फिक्सिया हो सकता है, आईयूडी हो सकता है, मतलब इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकती है फीटस की, देन बर्थ इंजरी हो सकती है, इसके साथ कंजेनिटल मालफॉर्मेशन भी हो सकती है। सो दीज आर दी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द फीटस। सो या दिस इज ऑल अबाउट द प्लेसेंटा प्रीविया। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।